भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की गहराई में स्थित एक परमाणु भंडारण सुविधा पर हमला किया है। 10 मई को परमाणु युद्ध शुरू होने का खतरा था। फिर भी दुनिया को शायद ही एहसास है कि हम तीसरे विश्व युद्ध के कितने करीब पहुंच गए थे। पाकिस्तान का यूं मुड़ी आ रहा अधूरा इनपुट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत पर रातों रात अपने देश पर मिसाइलें दागकर आग भड़काने का आरोप लगाया है। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच संबंध काफी समय से तनावपूर्ण है। पिछले महीने भारतीय प्रशासित कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा भारतीय पर्यटकों की हत्या के बाद से दोनों देशों ने हिंसा के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाया है। ये दशकों में दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों के बीच सबसे खराब टकराव है। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने एक गंभीर गलती की है जिसकी अब उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। इस समय लगभग हर बड़ी वैश्विक शक्ति घबराई हुई है। अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय संघ, आप जो भी नाम लें, हर कोई अपनी नींद खो रहा है। यही वजह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और युद्ध विराम के लिए दबाव डाला। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका को युद्ध की दिशा के बारे में चिंताजनक जानकारी मिली थी। उन्होंने परेशान करने वाली जानकारी के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन हम सब अनुमान लगा सकते हैं कि वह क्या हो सकती है। लेकिन पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि सब एक ही पेज पर हों। 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत पर एक क्रूर हमला किया। 15 दिन बाद 7 मई को भारत ने सटीक सर्जिकल स्ट्राइक के साथ जवाब दिया, जिससे पाकिस्तान की सीमा के अंदर छिपे बड़े आतंकवादी कैंप पूरी तरह तबाह हो गए। भारत ने पाकिस्तान को यह भी बता दिया कि यह हमला पाकिस्तानी नागरिकों या सेना पर नहीं, बल्कि सिर्फ ज्ञात आतंकवादी कैंपों पर किया गया था। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई कर युद्ध शुरू करने का निर्णय लिया। अगले 2 दिनों में उन्होंने 36 भारतीय शहरों पर 500 से ज्यादा ड्रोन और सैकड़ों मिसाइलें दागी। सौभाग्य से ज्यादातर खतरे को सफलतापूर्वक रोक लिया गया, लेकिन पाकिस्तान की मंशा साफ थी, यह युद्ध का अटल कृत्य था। 9 मई की रात से 10 मई की शुरुआत तक भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। 3 घंटों में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के सभी 4 प्रांतों में 11 सैन्य एयरबेस पर रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सहित कई मिसाइलें दागीं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण गोला बारूद डिपो और सरगोधा व बुलारी जैसे बेस शामिल थे, जहां F-16 और JF-17 लड़ाकू विमान तैनात थे। एक ही रात में पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना के बुनियादी ढांचे का लगभग 20% खो दिया। अपनी ब्रीफिंग में भारतीय अधिकारियों ने कहा कि ये हमले सीमित थे और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर तनाव बढ़ा तो वे शेष बुनियादी ढांचे के आधे से अधिक हिस्से को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता उसकी लगभग पूरी तरह चीनी आयात से बनी वायु रक्षा प्रणाली की पूरी विफलता है। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान ने एक आधुनिक सैन्य शक्ति बनाने में अरबों डॉलर खर्च किए हैं, जिसका 80% से ज्यादा हिस्सा सीधे बीजिंग से लिया गया है। इसमें HQ-9 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग Rs-300 मिलियन प्रति बैटरी है। चीन इन प्रणालियों को रूस की शक्तिशाली S-300 के बराबर मानता है, जो एक साथ कई हवाई खतरों को 200 किमी दूर और 27 किमी ऊंचाई तक ट्रैक व निशाना लगा सकती हैं। पाकिस्तान ने भी कई अत्याधुनिक YLC-8B लंबी दूरी की निगरानी रडार यूनिटें हासिल की हैं, जिनकी कीमत लगभग $50 मिलियन प्रति यूनिट है। चीन ने गर्व से दावा किया कि ये रडार एक साथ सैकड़ों हवाई लक्ष्यों की निगरानी करने में सक्षम है, जिनकी पहचान सीमा 450 किलोमीटर से भी अधिक है। वास्तविक युद्ध में इन रडारों ने कुछ भी नहीं पकड़ा। भारतीय मिसाइलें और ड्रोन बिना पकड़े उड़ते रहे और हर एक लक्ष्य पर सटीक वार किया। पाकिस्तान के पास इन 2 सिस्टम्स के अलावा कई चीनी निर्मित रक्षा प्रणालियां हैं, जैसे LY-80 मिसाइल बैटरियां, FM-90 एयर डिफेंस सिस्टम्स और अत्याधुनिक निगरानी ड्रोन। फिर भी ये जैसा चाहिए वैसे काम नहीं करते। पाकिस्तानी सेना आज एंटी एयरक्राफ्ट गन से आकाश में अंधाधुंध फायरिंग कर रही है ताकि भारतीय ड्रोन को गिरा सके। पाकिस्तान के परमाणु हथियार का महत्व यहीं दिखता है। यह वीडियो YouTube के विज्ञापन अनुकूल एल्गोरिदम के हिसाब से उपयुक्त नहीं है, इसलिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। YouTube का यह आदत है कि वह युद्ध के बारे में बात करने वाले वीडियो को सीमित कर देता है, लेकिन यही है उस दुनिया की सच्चाई जिसमें हम रहते हैं।
अगर आप नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा सकें तो यह वीडियो की बहुत मदद होगी। हम आपके आभारी रहेंगे। जब अन्य सभी विकल्प विफल हो जाते हैं तो पाकिस्तान अपने परमाणु शस्त्रागार पर निर्भर रहता है। अगर आप पाकिस्तान की जगह होते तो इस अनमोल संपत्ति को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करते, है ना? पाकिस्तान ने ऐसा ही किया, या कम से कम उन्हें लगा कि उन्होंने किया। हमने पहले ही देखा है कि उनके चीनी निर्मित रक्षा सिस्टम असली परीक्षा में काम नहीं कर पाए। 10 मई को भारत ने रावलपिंडी के नूर खान बेस पर हमला किया, जिससे पाकिस्तान की कमियां उजागर हो गईं। यह बेस पाकिस्तान की एयर मोबिलिटी कमांड का मुख्य केंद्र है। यहाँ पाकिस्तान के परमाणु वॉरहेड्स का एक बड़ा हिस्सा साब इराई एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, महत्वपूर्ण C-130 हेरक्युलिस ट्रांसपोर्टर और रणनीतिक IL-70-8 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर जैसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। नूर खान बेस पर अपनी कथित अजेयता के बावजूद भारत के कई सटीक निर्देशित मिसाइलों से सीधा हमला हुआ। तुरंत ही पाकिस्तानी सैन्य पंक्तियों में दहशत की लपटें फैल गईं। किसी को ठीक से पता नहीं था कि नुकसान कितना गहरा है या कितने परमाणु हथियार, यदि थे, समझौता हुए या नष्ट हो गए। अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि भारत और पाकिस्तान आमतौर पर अपने परमाणु हथियारों को हर वक्त फायरिंग के लिए तैयार नहीं रखते। उनके परमाणु हथियारों को अलग अलग रखा जाता है। वॉरहेड्स मिसाइलों और डिलीवरी सिस्टम से दूर होते हैं। युद्ध छिड़ने पर वॉरहेड्स इकट्ठा करने, मिसाइलों पर लगाने और तैनात करने में कुछ समय लगता है। अमेरिका और रूस जैसे देश अपने कई परमाणु हथियार पूरी तरह तैयार और एक पल की सूचना पर लॉन्च करने के लिए रखते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि भारत ने कराना हिल्स में निरकन बेस पर हमला करते समय वास्तव में क्या किया था। भारत को पता था कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार कहाँ रखता है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुफिया विफलता है। ये तथ्य इस्लामाबाद को एक डरावना संदेश देने के लिए काफी था। पाकिस्तान को एहसास हुआ कि उनका अंतिम बचाव परमाणु शस्त्रागार किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, जिससे वे घबरा गए। इसीलिए वे जल्दी से अमेरिका पहुंचे और भारत पर युद्ध विराम थोपने के लिए अमेरिका से हस्तक्षेप की मांग करने लगे। मजेदार बात यह है कि सिर्फ 2 दिन पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति J. वांस ने फॉक्स न्यूज पर लाइव कहा था कि भारत पाकिस्तान का ये पूरा झंझट बुनियादी तौर पर हमारा कोई मामला नहीं है। फिर भी अचानक मुश्किल से 48 घंटे बाद अमेरिका खुद को दशकों के सबसे खतरनाक परमाणु टकराव के बीच पाया। साथ ही जिस रफ्तार से अमेरिका पूरी तरह से दूर रहने से लेकर गहराई से शामिल होने तक पहुंच गया, वो अजीब तरह से तेज लगती है, लगभग शक पैदा करने वाली तेजी से। क्या पाकिस्तान वाकई में इतनी बुरी तरह घबरा गया था और अमेरिका से दखल देने की भीख मांगी थी? क्या यह कोई सूक्ष्म ब्लैकमेलिंग थी जिसमें संकेत दिया गया कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया तो परमाणु अराजकता हो सकती है? हताशा देशों को कठोर और लापरवाह फैसले लेने को मजबूर करती है। हम इसे विस्तार से जल्द ही समझेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध को टाला है। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे हस्तक्षेप किया था, और इसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण था कि उन्होंने ऐसा किया। सिर्फ 1 साल पहले 1988 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने सार्वजनिक रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया था और आधिकारिक रूप से परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गए थे। इससे सब कुछ बदल गया। दोनों पड़ोसियों के बीच कोई भी अचानक संघर्ष विनाशकारी हो सकता था। कारगिल संघर्ष तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर के ऊंचाई वाले भारतीय क्षेत्र में गुपचुप घुसपैठ की। शुरू में भारत ने सोचा कि वह छोटे विद्रोह से लड़ रहे हैं, लेकिन जल्द ही पता चला कि हमलावर पाकिस्तानी सेना की इकाइयां हैं। भारी लड़ाई भिड़ गई और हालात तेजी से बिगड़े। क्लिंटन ने तुरंत इसकी गंभीरता समझ ली। स्थिति को रोकने के लिए क्लिंटन ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वॉशिंगटन में आपातकालीन वार्ता के लिए बुलाया और पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वह अपने सैनिकों को कारगिल में भारतीय क्षेत्र से वापस बुलाए। कड़ी बातचीत के बाद शरीफ मान गए और पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं वापस बुला लीं, जिससे कारगिल युद्ध समाप्त हुआ। वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लगभग वैसी ही कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध विराम कराने के लिए तुरंत हस्तक्षेप किया। क्लासिक ट्रंप शैली में देशों की घोषणा से पहले ही उन्होंने खुद को युद्ध रोकने वाले हीरो के रूप में पेश करते हुए सार्वजनिक रूप से युद्ध विराम घोषित कर दिया। परंतु अनुमान लगाइए क्या हुआ? युद्ध विराम 3 घंटे से अधिक नहीं टिका। पाकिस्तान ने तुरंत इसका उल्लंघन करते हुए जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी और सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन सीधे भारतीय सीमा में भेज दिए।
अब समस्या ये है कि युद्ध विराम की बातचीत के दौरान भारत के अधिकारियों ने पाकिस्तान को साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने एक भी गोली चलाई, एक और ड्रोन भेजा या कोई भी उकसाने वाली हरकत की तो भारत की प्रतिक्रिया तेज, विनाशकारी और कभी न भूलने वाली होगी। सच कहूं तो जब आप ये देख रहे हैं, हो सकता है भारत उस धमकी पर पहले ही कार्रवाई कर चुका हो। अगर ऐसा है तो मुझ पर भरोसा कीजिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक और वीडियो जल्द ही आ रहा है। अब ब्लैकमेलिंग वाले हिस्से पर वापस आते हैं तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान इस वक्त किसी को भी ब्लैकमेल करने की हालत में बिल्कुल नहीं है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका को तो बिल्कुल भी नहीं। उनकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है, सैन्य संरचना क्षीण होती जा रही है और वैश्विक प्रतिष्ठा लगभग शून्य है। लेकिन उनके पास अभी भी एक सौदेबाजी का हथियार बचा है, परमाणु हथियारों के गलत हाथों में पड़ने का खतरा, जो उनका एकमात्र डराने वाला कारक है। हकीकत में यहाँ क्या हो सकता था? पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन से तुरंत संपर्क कर भारत के हमलों को रोकने में मदद के लिए लगभग गुहार लगाई। संभवतः उन्होंने तर्क दिया कि यदि भारत उनके एयरबेस और मुख्य सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रखता है तो पाकिस्तानी सेना अपने परमाणु भंडार की सुरक्षा करने में असमर्थ होगी। दूसरे शब्दों में पाकिस्तान ने चेतावनी दी कि अगर हालात बिगड़े और उनकी सेना कमजोर हुई तो उनके परमाणु हथियार आतंकवादी समूहों के हाथ लग सकते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान की धमकी को गंभीरता से लिया, क्योंकि तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान दशकों से पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं। वॉशिंगटन ने भारत और पाकिस्तान के बीच आपातकालीन संवाद स्थापित करने के लिए हालात को शांत करने और तुरंत युद्ध विराम सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। जनता को स्थिति का अंदाजा नहीं था, लेकिन भारतीय हवाई हमलों के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी (NCA) की आपात बैठक बुलाई थी। यह समूह पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। लोगों ने समझा कि हालात बेहद गंभीर हो गए थे। राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण की बैठक के बाद पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक ने अपने भारतीय समकक्ष से तत्काल संपर्क कर युद्ध विराम का आग्रह किया। उसी दौरान उपराष्ट्रपति JD वॉन्स और सीनेटर मार्को रूबियो सहित वरिष्ठ अमेरिकी नेताओं ने भी हस्तक्षेप किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भारत के उच्च पदस्थ अधिकारियों और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से संपर्क किया और उनसे संयम बरतने की जोरदार अपील की, ताकि हालात पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होने से पहले सब कुछ शांत किया जा सके। अगर अब भी किसी को पाकिस्तान की परमाणु सुविधाओं पर हुए हमले पर शक है तो ये उन सभी शंकाओं को दूर कर देगा। 11 मई को अमेरिकी ऊर्जा विभाग का विशेषीकृत बीचक्राफ्ट B-350 पाकिस्तान के ऊपर बार बार चक्कर लगाते देखा गया। अब अगर आप इस विमान से परिचित नहीं हैं तो यह विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विभाग द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो परमाणु सुरक्षा, परमाणु खतरों और रेडियोधर्मी आपात स्थितियों के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। यह तथ्य कि विमान इतनी जल्दी दिखाई दिया, इससे संकेत मिलता है कि भारत के हवाई हमलों ने या तो सीधे परमाणु हथियारों को निशाना बनाया या कम से कम ऐसी किसी महत्वपूर्ण चीज को नुकसान पहुंचाया जिससे रेडियोधर्मी रिसाव हो सकता है। यदि आप अब भी संतुष्ट नहीं हैं, तो यहाँ एक और प्रमाण है। फ्लाइट ट्रैकर्स ने एक और अजीब विमान देखा, एक मिस्र वायुसेना का मालवाहक विमान जो अचानक चीन से सीधे पाकिस्तान की ओर उड़ान भर रहा था। अब आखिर मिस्र का सैन्य विमान भारत के हमले के तुरंत बाद इतनी जल्दी पाकिस्तान क्यों गया होगा? अफवाहों के मुताबिक यह अमेरिका के तत्काल अनुरोध पर किया गया था। मिस्र के नाइल डेल्टा में बोरोन नामक महत्वपूर्ण तत्व, विशेष रूप से बोरोन 10 का एक विशाल भंडार पाया गया है। बोरोन 10 दुनिया भर में रेडियोधर्मी रिसाव या फैलाव को रोकने में सबसे प्रभावी सामग्री में से एक माना जाता है। भारत का पाकिस्तान की परमाणु सुविधा पर हमला करने का फैसला एक बहुत बड़ा जुआ था। कुछ लोग तो इसे लापरवाह भी कहेंगे, परंतु इससे एक और बड़ी विनाश की आशंका टल गई। हमले के बाद पाकिस्तान संकट में था और उसके पास केवल 2 विकल्प शेष थे। पहला विकल्प घबराहट में बचे सभी परमाणु हथियार दाग देना, जो एक पागलपन भरा कदम होता, या फिर थोड़ा पीछे हटकर गहरी सांस लेकर आत्महत्या के बजाय जीने का विकल्प चुनना। सौभाग्य से पाकिस्तान ने दूसरा विकल्प चुना। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, तो अगर पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों से जवाब देने का फैसला किया होता तो क्या होता?
तो हम एक पूर्ण तबाही देख रहे होते, न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए बल्कि सचमुच इस ग्रह पर मौजूद हर किसी के लिए। मैं आपसे, मुझसे, आपकी दादी से, आपके बच्चों से, उनके बच्चों से और उनके बच्चों के बच्चों से बात कर रहा हूं। वैज्ञानिक अध्ययनों ने पुष्टि की है कि दक्षिण एशिया में एक छोटा भी परमाणु युद्ध तुरंत वैश्विक विनाश ला सकता है। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के पास 200 से कम परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका या रूस के पास हजारों हैं। यह संख्या कम लग सकती है, पर यह दुनिया में पूरी अराजकता फैलाने के लिए काफी है। परमाणु विस्फोटों के कुछ ही घंटों में भयंकर अग्निकांड पूरे शहरों को जला देंगे और लाखों टन धुआं और राख वातावरण में घुल जाएगी। सावधानी पूर्वक किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि पहले कुछ सप्ताह में ही 50 से 125 मिलियन लोगों की मृत्यु हो सकती है। यह सिर्फ कुछ दिनों में द्वितीय विश्व युद्ध की कुल मौतों से अधिक मानव जीवन का नुकसान होगा। दिल्ली, मुंबई, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहर भयंकर विस्फोटों और आग से नष्ट हो जाएंगे। एक सिमुलेशन के अनुसार अगर 100 किलो टन का परमाणु बम किसी भीड़ भाड़ वाले शहर में फटता है तो लगभग 20 लाख लोग मारे जाएंगे और 15 लाख गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। अब इस तबाही को दर्जनों हमलों से गुणा कर दीजिए। याद रखें, यह केवल शुरुआती असर है जिसे वैज्ञानिक प्रॉम्प्ट इफेक्ट्स कहते हैं। सच तो यह है कि विकिरण, भीषण आग और बुनियादी ढांचे का ध्वस्त होना और भी अधिक मौतों का कारण होगा। मशरूम जैसे बादल उठने पर ही असली वैश्विक दुःस्वप्न शुरू होते हैं। जलते शहरों से निकलने वाली भयानक आग पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में 5 से 36 मिलियन टन काले कार्बन कण छोड़ेगी। 1990 की खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत में लगी विनाशकारी तेल की आग को याद कीजिए। उन आगों ने हवा में केवल लगभग 0.1 मिलियन टन कालिख ही छोड़ी थी। उसने पूरे क्षेत्र में आसमान को अंधेरा और हवा को प्रदूषित कर दिया, जैसे 1815 में माउंट तंबोरा का कुख्यात ज्वालामुखी विस्फोट। उस विस्फोट ने लगभग 10-30 मिलियन टन ज्वालामुखीय राख और मलबा वायुमंडल में पहुंचाया, जिससे 1816 में समर के बिना वर्ष जैसी स्थिति बन गई। दुनिया भर में तापमान तेजी से गिर गया। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फसलें बर्बाद हुईं, लोग ठंड और भूख से मरे और हर जगह गर्मी का मौसम भी सर्दी जैसा लगा। इस बार का अंतर यह होगा कि ज्वालामुखी की राख अंततः वर्षा और हिमपात के साथ बह जाएगी। धीरे धीरे आकाश स्वच्छ होता जाएगा। लेकिन परमाणु कालिख, यह अनूठी है। यह इतनी ऊंचाई पर है, बादलों से भी ऊपर, जहां इसे धोने के लिए वर्षा भी नहीं होती। इसके बजाय यह वर्षों या दशकों तक समताप मंडल में फंसी रहती है और पूरी पृथ्वी पर सौर प्रकाश को अवरुद्ध करने वाली एक विशाल वैश्विक छतरी की तरह काम करती है। 2 सप्ताह में वह धुआं पूरे ग्रह को ढक देगा। जल्द ही पृथ्वी का तापमान तीव्रता से गिरेगा और हम न्यूक्लियर विंटर नामक स्थिति में प्रवेश करेंगे। वैश्विक तापमान रातों रात 2-5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा और आगामी सप्ताह में फसल उगाने के मौसम या तो कम हो जाएंगे या पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। बारिश के पैटर्न में बदलाव से फसलें बर्बाद होंगी और दुनिया भर की कृषि व्यवस्था चरमरा जाएगी। नेचर फूड में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच सीमित परमाणु युद्ध से उत्पन्न परमाणु सर्दी वैश्विक खाद्य उत्पादन को इतना प्रभावित कर सकती है कि आने वाले वर्षों में 2 अरब तक लोग भूख से मर सकते हैं। यह मानवता का 1/4 से ज्यादा है। यहाँ तक कि वह देश भी जो बमों से पूरी तरह अछूते रहेंगे, अभूतपूर्व अकाल और आर्थिक पतन का सामना करेंगे। देखिए, इस बिंदु पर हमें अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं है। जापान के उदाहरण से हमने देखा है कि परमाणु युद्ध वास्तव में कितना विनाशकारी होता है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया। इस एक बम में 15,000 टन ट्रिनिट्रोटोलुइन के एक साथ फटने के बराबर विनाशकारी शक्ति थी। हिरोशिमा का 70% हिस्सा एक पल में पूरी तरह से नष्ट हो गया। 80,000 से ज्यादा लोग तुरंत ही धमाके से भाप बनकर मर गए। 1945 के अंत तक 1,40,000 से अधिक लोग दर्दनाक चोटों, जलने और घातक विकिरण से मारे गए। 3 दिन बाद प्लूटोनियम बम फैटमैन ने नागासाकी के 6.7 वर्ग किमी क्षेत्र को नष्ट कर दिया और साल के अंत तक करीब 74,000 लोगों की जान ले ली। ग्राउंड जीरो पर तापमान 4,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इमारतें पिघल गईं, इंसानी चमड़ी जलकर राख हुई
और पूरे मोहल्ले आग की लपटों में घिर गए। बाद में हुई बारिश भी जहरीली थी, एक घातक काली रेडियोधर्मी वर्षा जिसने जहां भी गिरी वहां प्रदूषण फैला दिया। नागासाकी में साल के अंत तक लगभग 74,000 लोग मारे गए, जिससे इन दोनों बमों से तुरंत मरने वालों की कुल संख्या 2,10,000 से भी ज्यादा मासूम जानें हो गई। तुरंत हुई तबाही ने लक्ष्य क्षेत्रों में सभी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। हिरोशिमा के प्रारंभिक 45 अस्पतालों में से केवल 3 ही कार्य कर पा रहे थे, क्योंकि लगभग सभी डॉक्टर और नर्सें या तो मारे गए थे या स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ज्यादातर पीड़ितों को भीषण जलन व चोटें लगी। चिकित्सीय मदद देना नामुमकिन था। कई घंटों तक कोई मदद नहीं मिल पाई, क्योंकि राहत कार्यकर्ता खुद हताहतों में शामिल थे। बाद में शहरों में मदद करने गए लोग भी अक्सर विकिरण बीमारी से पीड़ित हुए। नागासाकी के एक गवाह ने याद किया कि लोग चींटियों की तरह भाग रहे थे, जले हुए शरीर और खड़े बाल लेकर, और अगले कुछ दिनों में सामूहिक दाह संस्कार हुए। इन दोनों बमबारी में हुई तबाही और हताहतों की भारी संख्या ने दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम से नष्ट होने वाले पहले और अंतिम शहर बने, लेकिन यह त्रासदी जापान के आत्मसमर्पण के बाद भी जारी रही। बमबारी के प्रभाव दशकों तक बने रहे। हिरोशिमा और नागासाकी के जीवित बचे लोग हिबाकुशा जीवन भर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते रहे। 1945 के लगभग 5-6 साल बाद डॉक्टरों ने जीवित बचे लोगों में ल्यूकेमिया के मामलों में तेज वृद्धि देखी। एक दशक बाद थायराइड, स्तन और फेफड़े के कैंसर जीवित बचे लोगों में असामान्य रूप से अधिक दर पर दिखने लगे। कैंसर के लक्षण दिखने में 10 से 30 साल तक का समय लग सकता है। बम विकिरण से नुकसान धीमे परंतु निरंतर होता रहा। यह एक जहर की तरह था जो दशकों तक छिपा रहा, धीरे धीरे जीवित लोगों के शरीर में डीएनए को नष्ट करता गया। विस्फोट स्थल के निकट रहने वाली गर्भवती महिलाओं को गर्भपात, बच्चों में गंभीर विकृतियां, मानसिक अक्षमताएं और छोटे सिर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। परमाणु हमले के दशकों बाद भी उत्तरजीवी और उनके परिजन कैंसर और आनुवंशिक विकारों के साए में जीते हैं। दुनिया को अचानक एहसास हुआ है कि अब मानव स्वयं को पूरी तरह और तेजी से नष्ट कर सकता है। दशकों की बमबारी के बाद हमने देखा कि कई देशों ने जमीन पर 500 से ज्यादा परमाणु परीक्षण किए। परीक्षणों से निकला रेडियोधर्मी पदार्थ हर जगह फैल गया, जिससे मिट्टी, नदियां, समुद्र और बच्चों के दांत तक प्रदूषित हो गए। सिर्फ 1962 तक ही कुल 178 परमाणु परीक्षण किए जा चुके थे। रेडियोधर्मी प्रदूषण इतना भयानक था कि पूरी दुनिया ने कहा बहुत हो गया, जिससे 1927 में आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई, जिसमें जमीन पर परमाणु विस्फोटों पर रोक लगी। जापान से सकारात्मक यह है कि परमाणु हथियार अब विश्वव्यापी रूप से वर्जित विषय बन गए हैं। 1945 के बाद से किसी भी देश ने उस सीमा को फिर पार करने का साहस नहीं किया है, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी ने इंसानियत को ठीक ठीक दिखा दिया कि जब कोई ऐसा करता है तो क्या होता है। परमाणु हथियार का फिर से इस्तेमाल करने वाला दुनिया भर की निंदा का पात्र बनेगा और धुरी शक्तियों जैसा नफरत का पात्र होगा। कोई भी देश काला टैबू तोड़कर परमाणु प्रतिशोध का जोखिम उठाना नहीं चाहता था। कोरियाई, वियतनाम, सोवियत अफगान युद्ध या भारत पाक संघर्षों में भी आक्रामक नेता परमाणु हथियारों के प्रयोग पर विचार करते, पर अंततः पीछे हट जाते थे। कोई भी नेता, भले ही वह बेरहम हो, मानवता का सबसे बड़ा खलनायक बनने के श्राप को तोड़ने की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता था। पिछले 80 वर्षों से यह नाजुक शांति मुख्यतः नैतिक संयम और प्रतिशोध के भय के संयोजन से कायम है। फिलहाल पाकिस्तान से फैलता उग्रवाद और अस्थिरता एक भयावह मोड़ पर है, जो भारत और पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहा है। भारत द्वारा पाकिस्तान की परमाणु सुविधाओं पर हाल ही में किए गए सतर्कतापूर्ण हमले शायद इसी कारण आवश्यक थे। इन हमलों ने हमें एक भयानक नई हकीकत से बचा लिया है। इस एहतियाती कार्रवाई से परमाणु दुःस्वप्न रुका है या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। पर अब हम दोनों पूरी तरह समझते हैं कि दांव कितने ऊंचे हैं और क्यों यह दूर का युद्ध हम सबके लिए इतना मायने रखता है।